बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है अ फेयरवेल टू आर्म्स। ये एक नावल है जो अर्निएस्ट हेमिंगवे ने लिखा है। आज की इस वीडियो में हमने अर्निएस्ट मिलर हेमिंगवे का इंट्रोडक्शन देखना है। ये जो नावल है अ फेयरवेल टू आर्म्स, इसकी इंपॉर्टेंट डेट, फैक्ट्स, कैरेक्टर, थीम, समरी और क्रिटिकल एनालिसिस को देखेंगे ताकि ये नावल हमें कम्प्लीटली समझ आ जाए। पर आज की इस वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी नोट्स मैं इस वीडियो में यूज़ करूंगी वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। इसके अलावा आप मेरे यूट्यूब चैनल को अगर विजिट करेंगे तो उस पर आपको लिंग्विस्टिक्स और लिटरेचर के बहुत सारे टॉपिक मिल जाएंगे और हर वीडियो के नोट्स उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए होते हैं। टाइटल से अगर स्टार्ट करें, अ फेयरवेल टू आर्म्स। आर्म्स यहाँ पे हाथों को नहीं कहा गया बल्कि असले को कहा गया है। और फेयरवेल से मुराद ये होती है कि खुदाफिज कहना या गुड बाय कहना, यानी कि असले को, आर्म्स को खुदाफिज कहना। जब आप नावल की समरी को देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। इंट्रोडक्शन से अगर स्टार्ट करें अर्निएस्ट मिलर हेमिंगवे के, तो ये एक अमेरिकन नॉवलिस्ट हैं, नॉवल लिखा करते हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, छोटी कहानियां भी लिखते हैं। दोनों नॉवल और शॉर्ट स्टोरीज इनकी फिक्शनस होती थी। इसके अलावा नॉन फिक्शन वर्क भी इन्होंने किया है, जैसे कि ये जर्नलिस्ट है बाय प्रोफेशन। इनका जब आप वर्क पढ़ते हैं तो आपको पता लगता है कि बहुत ही ईजी वर्क लिखते हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न नहीं मिलते। इनकी जो राइटिंग है, जब वो किस क्लास के लिए है, वो मिडिल क्लास के लिए है, जो नॉर्मल क्लास हमारे पास 20वीं सेंचुरी के अंदर मौजूद है। जब इनकी डेट ऑफ बर्थ देखें तो 1899 यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर पैदा हुए और 1961 के अंदर इनकी डेथ हुई, जिससे हमें पता लगता है कि 20वीं सेंचुरी के राइटर हैं और 20वीं सेंचुरी के लोगों की जितनी भी थीम्स हैं वो आपको इनके वर्क के अंदर मिल जाएगी। इसके अलावा ये खुद बाय नेचर एडवेंचरस लाइफ गुजारना चाहते थे और एक पब्लिक इमेज रखना चाहते थे, जो इनके वर्क के अंदर भी आपको नज़र आता है। जब आप इनकी वर्क को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये अमेरिका के अंदर, अमेरिकन लिटरेचर के अंदर बहुत ज़्यादा मशहूर है। और सबसे ज़्यादा मशहूर इसलिए है कि इनका स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट ऑफ व्यू होता था। इनके जो प्रोज वर्क हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, यानी कि जो जर्नलिज्म का इन्होंने काम किया वो स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्होंने किया। इसके अलावा इन्होंने डिफरेंट टॉपिक्स को उठाया जो कि उस टाइम पीरियड में डिफरेंट टॉपिक्स रखे 20वीं सेंचुरी के, जो बाकी लोग नहीं रख रहे थे, जैसे कि बुल फाइटिंग, वॉर। ये वो टॉपिक हैं जिनके ऊपर ज़्यादातर लोग लिखना पसंद नहीं करते क्योंकि लोग पढ़ना पसंद नहीं करते। इसके अलावा इन्होंने अमेरिकन कल्चर को दिखाते हुए, जैसे कि ड्रिंकिंग का पर्सोना है, ड्रिंकिंग से मुराद ये है कि शराब नोशी को दिखाया है कि किस तरीके से अमेरिका का वो एक पार्ट है, वो एक हिस्सा है। अगर इस नावल के बारे में बात करें तो इसका नाम है अ फेयरवेल टू आर्म्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, असले को खुदाफिज कहना। बेसिकली ये नावल वार के ऊपर है, तो जब हमारा मेजर कैरेक्टर वार को खुदाफिज कहता है तो फेयरवेल टू आर्म्स वहाँ से लिया गया है, इसको सिंबलाइज करता है। नावल जो लिखा करने का ऑथर है वो अर्निएस्ट हेमिंगवे। आप अगर एमसीक्यूज में आए बताइएगा। उसके बाद ये टाइप जो है ये नावल है। अगर जॉनर की बात करें तो ये लिटरेरी वॉर नावल है। आपने वॉर के ऊपर बहुत कम नावल पढ़े होंगे और ये उनमें से एक है। इसके अलावा वर्ल्ड वॉर 1 को डिपिक्ट करता है ये। अगर ज़बान का जिक्र करें तो इंग्लिश ज़बान में लिखा गया है और जब इसको लिखा जा रहा था तो 1926 का टाइम पीरियड था और इससे लेकर 2 साल तक उन्होंने लिखा, 1928 तक। अमेरिका का टाइम पीरियड दिखाया, यानी कि अमेरिका की सेटिंग दिखाई, इटली की सेटिंग दिखाई है क्योंकि इटली की तरफ से हमारा मेन कैरेक्टर लड़ेगा। डेट जो इसकी पब्लिकेशन की है वो 1929 की है। और अगर हम वर्ल्ड वॉर 1 देखें तो वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी 1916 के अंदर और उसकी एंड हुआ था 1918 के अंदर। तो ये लिखने का टाइम पीरियड इनका जो है ये वर्ल्ड वॉर के बाद का है। तो इन्होंने अपने टाइम पीरियड के अंदर जब वर्ल्ड वॉर देखी है तो उसी का एक्सपीरियंस इन्होंने दिया है। जब टून के बारे में बात करें तो आपको ऑटोबायोग्राफिकल टून नजर आती है। मैंने आपको बताया कि वो एडवेंचर के भी शौकीन थे, उसके बाद वॉर भी उन्होंने देखी हुई थी और ये सारा नावल जो है इसी बारे में है। जब नैरेटर देखते हैं, हम स्टोरी को देखते हैं तो इसके अंदर ट्रेजेडी भी हमें नजर आती है क्योंकि आखिर में हमारी जो हीरोइन है उसकी डेथ हो जाएगी और वॉर जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन भी दिखाती है। अगर इस नावल का जिक्र करें कि नावल के अंदर क्या टाइम पीरियड दिखाया है तो वर्ल्ड वॉर 1 का टाइम पीरियड दिखाया है और वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुई थी 1916 से लेकर और इसका एंड हुआ था 1918 के अंदर। तो इस टाइम पीरियड का ये टाइम पीरियड दिखाया है। जो प्लेस दिखाई गई है वो कैरेक्टर के लिए इटली और स्विट्जरलैंड दिखाई है क्योंकि जो हमारा मेन कैरेक्टर प्रोटैगनिस्ट फ्रेडरिक वो इटली की तरफ से लड़ता है जर्मनी के अगेंस्ट और इटली का साथ अमेरिका दे रहा है और ये फ्रेडरिक जो है ये एक अमेरिकन बंदा है। थीम का जिक्र करें तो जब नावल ही वॉर के ऊपर है तो वॉर की जो सख्त रियलिटीज़ हैं वो इसकी थीम है। इसके अलावा जब हमारा ये फ्रेडरिक हीरो है ये लव अफेयर भी करेगा तो आपको लव भी नज़र आएगा। इसके बाद हीरोइन मर भी जाती है तो आपको पेन भी नज़र आएगा, फीलिंग ऑफ लॉस भी नज़र आएगी। वॉर, डेथ, लव एंड ब्रेवरी आपको नज़र आएगी क्योंकि जर्मनी वॉर जीत गया था, वो ब्रेवरर थे और इटली के जो ट्रूप्स थे, जो इटली के फौजी थे वो अपने फ्रंट लाइन छोड़ छोड़ के भाग रहे थे, तो आपको ये भी नज़र आएगा।
अगर मेन कैरेक्टर को देखा जाए, कैरेक्टर लिस्ट इंपॉर्टेंट होती है समरी को समझने के लिए, तो मेन कैरेक्टर हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है वो चंद है जिनका जिक्र मैं करती हूँ। फ्रेडरिक हेनरी हमारा मेन कैरेक्टर है, बेसिकली एक अमेरिकन है, सेकंड लेफ्टिनेंट है, लेकिन इटली गया हुआ है वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से। वर्ल्ड वॉर 1 जो है, इटली जो है वो मुकाबला कर रहा है जर्मनी और ऑस्ट्रिया से। तो इटली लड़ना चाहता है, तो अमेरिका ने उसकी एड भेजी हुई है, अपने सोल्जर्स वहाँ पे भेजे हुए हैं। अब ये ऐसा लेफ्टिनेंट है जो अमेरिका का है लेकिन इटली गया हुआ है, ऊपर से ये एम्बुलेंस सर्विसेज को सपोर्ट करता है। यानी कि एक ऐसा लेफ्टिनेंट है जो जंग में मर रहे होते हैं, जंग में गोलियां खा रहे होते हैं, शहीद हो रहे हैं, गिर रहे होते हैं लोग, शहीद तो नहीं कहेंगे इनको, लेकिन जो गिर रहे होते हैं ये उनको एम्बुलेंस में डाल के अस्पताल लेके आने का काम करते हैं। इसके अलावा जो इसकी हीरोइन है वो कैथरीन है। कैथरीन बेसिकली एक नर्स है जो कि अस्पताल में काम करती है, उस अस्पताल में जिसमें फ्रेडरिक हेनरी अपनी एम्बुलेंस से लोग लेके आया करता है। कैथरीन का जो फियांसे है वो इसी वॉर के अंदर 1 साल पहले मरा होता है, तो बहुत गम की सिचुएशन में होती है। ये एक स्केप तलाश कर रही होती है, ये एक ऐसा बंदा ढूंढ रही होती है जिसके साथ ये झूठ मूठ कर नाटक कर सके कि वो दोबारा से मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई है, ताकि अपने फियांसे का गम भुला सके, और वो बंदा साबित होगा हमारा हेनरी, जिससे आखिर में सच में मोहब्बत कर बैठेगी। इसके अलावा प्रीस्ट एक बंदा नजर आता है जो हेनरी के यूनिट का हिस्सा होता है, ये भी एक ऑफिसर है और हेनरी का साथी भी होता है, और ये हेनरी को स्पिरिचुअल एडवाइसेस दिया करता है। इसके बाद है रेनाल्डी, ये बंदा जो है ये इसका रूममेट भी है, इसका दोस्त भी है, और ये इसको ब्रॉथल में यानी कि एक फहाशा के अड्डे पे भी लेके जाता है, इस वजह से ताकि ये थोड़ा चेयर अप हो सकें, इंजॉय कर सकें, क्योंकि वार ने तो सब कुछ ख़राब कर चुके हैं। इसके अलावा ये एक सर्जन भी होता है। बाकी जितने भी कैरेक्टर आएंगे ये माइनर कैरेक्टर हैं, जिनमें इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर है ये डॉक्टर वैलेंटीनी का है। ये वो सर्जन है जो हमारे मेन कैरेक्टर की मेन सर्जरी करेगा। इसके अलावा मिस वान का है जो कि हॉस्पिटल की सुपरिटेंडेंट होती हैं, जो कहती हैं कि भाई फ्रेडरिक इसलिए छुट्टियां लेना चाहता है ताकि वो जंग में ना जा सके, जिनको हम जिक्र करेंगे तो आपको समझ आती जाएगी। अब डिटेल समरी की तरफ चलते हैं हम। जैसे ही हमारा ये नॉवल स्टार्ट होता है तो हमें बताया जाता है कि ये जो लेफ्टिनेंट फ्रेडरिक हेनरी है ये एक अमेरिकन सोल्जर है जो कि एम्बुलेंस ड्राइवर है, और ये इटली के अंदर मौजूद है, इटालियन आर्म फोर्सेस के अंदर, ताकि वर्ल्ड वॉर 1 में हिस्सा ले सके। जैसा ही नॉवल स्टार्ट होता है तो बताया जाता है कि वॉर जो है वो अब उतने जोशो खरोश से नहीं लड़ी जा रही। इसलिए नहीं लड़ी जा रही क्योंकि विंटर का टाइम पीरियड चल रहा है, और विंटर के अंदर जो सरगर्मियाँ हैं वो मुख्तसर सी होती हैं, वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती, क्योंकि सीज़न ख़राब होता है, बर्फ़ पड़ रही होती है। तो अब इसके अंदर जो जंग है वो भी ठंडी हो चुकी है, लेकिन क्या जंग रुक चुकी है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब जैसे ही हेनरी को ये पता लगता है तो हेनरी जो है वो बेसिकली वॉलंटियर करता है इटालियन लोगों की तरफ से लड़ने के लिए वॉर के अंदर। वो इटली का एक टूर जो है वो अपने नाम करता है। इसके अलावा वो ये सोचता है कि जब वो उसको टूर कर लेना चाहिए, क्योंकि स्प्रिंग के अंदर यानी कि जैसे ये सर्दी ख़त्म होगी तो उसने दोबारा आके फ्रंट लाइन पे लड़ना है इटली की खातिर। अभी वो टूर अपना कर ही रहा होता है, जिसमें घूम फिर रहे होते हैं, एक ब्रॉथल विजिट करते हैं। ब्रॉथल के अंदर उसे वहाँ पे कैथरीन मिलती है। कैथरीन उसको वहाँ, क्योंकि कैथरीन भी इंजॉय कर रही होती है। बेसिकली कैथरीन एक नर्स है जो हॉस्पिटल में काम करती है और सारा दिन सोल्जर्स को ट्रीट करती है, लेकिन क्योंकि वॉर से फेड अप हैं इसलिए रात को जुआ खाना, शराब खाने में घुसते हैं ताकि अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स कर सकें। अब ये भी अगर इसको देखा जाए तो ये एक ब्रिटिश औरत है। ब्रिटिश होने से मुराद है कि ब्लॉन्ड है, और ये भी ब्रॉथल में इंजॉय करने के लिए आई होती है। यहाँ पे रेनाल्डी जो है हेनरी के साथ मौजूद होता है, और रेनाल्डी जो है कैथरीन के अंदर इंटरेस्टेड होता है, लेकिन कहानी के अंदर इसका आगे जिक्र नहीं है, क्योंकि कैथरीन और हेनरी की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं, और वो दोनों एक दूसरे के साथ एक गेम खेलना स्टार्ट करते हैं जिसको वो कहते हैं गेम ऑफ सेडक्शन। इसके अंदर वो दोनों जो है एक दूसरे को सेड्यूस करने का काम करते हैं, क्योंकि हेनरी जो है वो भी कोई गैर संजीदा इंसान है, और कैथरीन जो है उसका फियांसे की अभी डेथ हुई है, तो एक फ़रार एक एस्केप चाहती होती है। कैथरीन हेनरी के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व होती है और फर्दर उसको बताती है अपनी एक सैड स्टोरी कि मेरा फियांसे किस तरीके से मरा और किस तरीके से हमने जीने मरने की साथ कस्में खाई होती हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करते हैं, लेकिन दोनों सीरियस नहीं होते। कैथरीन बेसिकली इल्यूजन क्रिएट करना चाह रही होती है अपने लिए, ताकि वो अपने डिज़ायर्स को पास कर सके हेनरी के थ्रू, जो उसके फियांसे के लिए उसके दिल में अभी तक मौजूद होती हैं। और हेनरी जो होता है वो एक नॉन सीरियस और एक ऐसा इंसान होता है जिसका बहुत मल्टी वुमन के साथ अफेयर रह चुका होता है। इसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, वार के अंदर भी ये खासा इंटरेस्टेड नहीं होता, सिर्फ एडवेंचरस इसकी नेचर होती है, इसलिए वॉर देखना चाहता है। ये टोटली एक डिटैच सा इंसान होता है, तो उसका कोई क्या इमोशनली बिगाड़ेगा, इसलिए कैथरीन के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है।
कुछ टाइम पीरियड में एंजॉय करते हैं। जैसे ही हेनरी का इटली का ट्रिप ख़त्म होता है वो बैटलफील्ड के अंदर जाता है। स्प्रिंग का सीज़न स्टार्ट हो जाता है। बैटलफील्ड के अंदर वो फ्रंट लाइन पे लड़ने के लिए जाता है और कैथरीन भी अपने अस्पताल अपने काम वाम करने चली जाती है। एक दिन ऐसा आता है कि हेनरी को बैटलफील्ड के अंदर एक ऐसा ज़ख़म लगता है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है, तो उसको मिलान के एक अस्पताल के अंदर रिकवर करने के लिए भेज दिया जाता है। जब वो वहाँ पे जाता है उसको बहुत सारे डॉक्टर देखते हैं और कहते हैं कि इसको 6 महीने बेड रेस्ट पे रखना पड़ेगा, 6 महीने इसका ख्याल करना पड़ेगा, उसके बाद इसकी घुटने की सर्जरी की जाएगी। हेनरी जो है वो कहता है कि मैं 6 महीने तो इंतज़ार नहीं कर सकता, मेरी अभी सर्जरी करो। यहाँ पर डॉक्टर वैलेंटीनी की एंट्री होती है जिससे हेनरी पहले दोस्ती करता है और फिर उसको इनकरेज करता है कि उसकी सर्जरी कर दे, और जिस पे वो एग्री भी कर जाता है कि हाँ 6 महीने की ज़रूरत नहीं है, इसकी पहले ही सर्जरी हो जाएगी। इतनी देर के अंदर वो सर्जरी से रिकवर कर रहा होता है कि उसको पता लगता है कि कैथरीन जो जिसके साथ वो फ्लर्ट किया करता था उसका भी ट्रांसफ़र मिलान अस्पताल के अंदर हो गया। तो हेनरी जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। कैथरीन और हेनरी जब दोबारा मिलते हैं तो उनका रिलेशनशिप दोबारा से स्टार्ट हो जाता है और इस दफ़ा ज़्यादा शिद्दत के साथ स्टार्ट होता है। इस दफ़ा वो ज़्यादा एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे के सामने अपने दिल को खोल के रखते हैं, तो वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत में गिरफ्तार भी हो जाते हैं और दोनों इस बात से परेशान भी हो जाते हैं कि हम दोनों तो सिर्फ मजाक के लिए ये कह रहे थे और दोनों को एक दूसरे से एक्चुअल मोहब्बत हो जाती है। इतने टाइम पीरियड के अंदर ये दोनों फिजिकल रिलेशन के अंदर भी रहते हैं और हेनरी जो है उसकी जो डैमेज लेग है वो ठीक हो चुकी होती है, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रही होती है। जैसे ही वो ठीक हो रही होती है तो आर्मी ऑफिसर जो है उसका शेड्यूल लगाते हैं कि दोबारा फ्रंट लाइन पे लड़ने के लिए जाएगा। तो वो कैथरीन से कहता है कि तुम भी मेरे साथ चलो ना जहाँ मैं जा रहा हूँ, जिस पर कैथरीन कहती है कि वो प्रेग्नेंट है और वो उसके साथ नहीं जा सकती। हेनरी जो है जब ये देखता है कि कैथरीन प्रेग्नेंट है तो वो भी उसके दिल में भी ख्याल आता है कि काश वो भी वॉर पे ना जा सके। कुछ दिनों में डायग्नोस होता है कि हेनरी को एक बीमारी जॉन्डस हो चुकी है और वो इस वजह से हुई है क्योंकि वो ज़्यादा अल्कोहल को कंज्यूम करता है। मिसिज वान कैपन जो कि अस्पताल की सुपरिटेंडेंट होती हैं वो जानती हैं कि कैथरीन और हेनरी का अफेयर चल रहा है, तो वो कहती हैं हेनरी से कि तुम ज़्यादा ड्रिंकिंग इसलिए करते हो ताकि तुम्हें जॉन्डस हो जाए और तुम्हें वॉर में दोबारा ना जाना पड़े। जिसमें मिस वैन जो है वो जो सुपरवाइज़र्स हैं जो कि आर्मी के सुपरवाइज़र्स हैं उनको कहते हैं कि हेनरी जो है इसकी लीव फ़ौरन ख़त्म की जाए और जैसे ही ये जॉन्डस से रिकवर होगा इसको फ़ौरन मिलिट्री में लड़ने के लिए भेज दिया जाए, जिसके बाद इन दोनों में थोड़ी सी लड़ाई भी होती है। खैर हेनरी ठीक होता है, फ्रंट लाइन पे लड़ने के लिए जाता है। इटली बुरी तरीके से जर्मनी से हार रहा होता है दोनों तरह से, क्योंकि उसका असला भी ख़त्म हो रहा है, उसके लोग भी ख़त्म हो रहे हैं। हेनरी जैसे ही पहुंचता है वहाँ पे बम्बार्डमेंट स्टार्ट होती है। जर्मन ट्रूप्स जो हैं वो बेसिकली बॉर्डर की लाइनों को क्रॉस कर रहे होते हैं और इटली बुरे तरीके से हार रहा होता है। इसी दौरान हेनरी जो है वो अपने डिफरेंट एम्बुलेंस ड्राइवरों के साथ लोगों को एम्बुलेंस में भर के अस्पताल लेके आ रहा होता है कि एक दफ़ा वो वापस लेके आ रहा होता है। दो इंजीनियर सार्जेंट जो कि वॉलंटियरली भर्ती हुए होते हैं वो एम्बुलेंस में मौजूद होते हैं और 2 लड़कियां मौजूद होती हैं। तो हेनरी इनको वापस लेके आ रहा होता है कि रोड में ना जो मड होती है उसके अंदर इनकी जीप फंस जाती है, एम्बुलेंस फंस जाती है। तो हेनरी इन सार्जेंट से कहता है कि नीचे उतरो, वार के अंदर तुम डरे क्या, अंदर बैठे हो, इसको धक्का दो ताकि बाहर निकालें, जिस पर वो रिफ्यूज़ कर देते हैं। तो हेनरी पैनिक होके एक बंदे को शूट कर देता है। इसके बाद उनकी गाड़ी निकलती है और वो अगेन ट्रैवल करने लगते हैं। वो गर्ल्स को ड्रॉप करते हैं और उसके बाद वो अपना सफ़र इख्तियार करते हैं। अब उनका बेसिकली काम यही होता है कि जो लोग मौजूद हैं उनको सेफ साइट्स पर पहुंचाया जाए, लेकिन पैनिक इतना ज़्यादा मच गया होता है इटालियन आर्मी के अंदर कि इटालियन आर्मी के जो मेजर ज़्यादा बड़े रैंक के लोग होते हैं वो नीचे वाले लोगों को शूट कर रहे होते हैं। जो उनको लगता है कि ये सही काम नहीं कर रहे, वो उनको सबक सिखाने के बजाय उनको शूट कर रहे होते हैं। और जब ये चीज़ हेनरी देखता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो उसे अपनी जान के लाड़े पड़ जाते हैं। उसके साथ के जो ड्राइवर होते हैं उनको इटालियन आर्मी वाले शूट कर रहे होते हैं क्योंकि उनको चाहिए कि फ्रंट लाइन पे लड़ने वाले लोग चाहिए, जिस पे हेनरी पैनिक होके रिवर में छलांग लगा देता है और तैरता तैरता एक सेफ जगह पर पहुंच जाता है। अब ये इसको पता लगता है कि भाई जो हीरोइन है या जो कैथरीन है वो मिलान के अंदर होगी, तो ये मिलान की ट्रेन पकड़ता है और बड़ी मुश्किल से मिलान के अंदर छुपते छुपाते पहुंचता, तो इसे पता लगता है कि कैथरीन तो वहाँ पे है ही नहीं, कैथरीन स्ट्रेया के टाउन में गई हुई है। तो ये इसका पीछा करता है और कैथरीन से स्ट्रेया के टाउन के अंदर मिलता है। वहाँ पे दोनों दोबारा ये रीयूनाइट होते हैं और दोनों जीने मरने की कस्में खाते हैं और दोनों सोचते हैं कि ये लोग भाग के किसी और ऐसे मुल्क में चले जाएंगे जहाँ पे अमन हो। इसी दौरान हेनरी को पता लगता है कि कुछ लोग आर्मी वाले उसको ढूंढते फिर रहे हैं कि भाई वो फ्रंट लाइन छोड़ के कैसे भाग गया, जिस पर कैथरीन
कैथरीन और हेनरी भागने का प्लान बनाते हैं और वो थ्रू छोटी सी बोट दोनों बैठ के सारी रात सफ़र करने के बाद स्विट्ज़रलैंड पहुंचते हैं। वहाँ पे वो खुशी खुशी रह रहे होते हैं। पहले वो एक टाउन मोर्टेक्स में पहुंचते हैं, वहाँ पे रहते हैं, कुछ टाइम स्पेंड करते हैं, इंजॉय करते हैं। उसके बाद वो दोनों अस्पताल के करीब टाउन के अंदर रहने लग जाते हैं, क्योंकि अस्पताल से करीब रहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कैथरीन प्रेग्नेंट है और बच्चे को पैदा करने वाली है। ये सोचते हैं कि अस्पताल से करीब रहेंगे तो डिलीवरी में ईजी होगा। फिर वो दिन आता है कि जब कैथरीन का डिलीवरी का दिन होता है। कैथरीन लेबर में जाती है, लेकिन होता ये है कि उसकी डिलीवरी कॉम्प्लिकेटेड होती है और जो बच्चा पैदा होता है वो मरा हुआ पैदा होता है। उसी रात कैथरीन ज़्यादा खून बह जाने की वजह से हेमरेज होता है और वो भी मर जाती है। एंड में ये दिखाया जाता है कि हेनरी उसके साथ काफ़ी देर तो रहता है अस्पताल के अंदर, लेकिन वो उसे गुड बाय नहीं कह पाता या उसे खुदाफिज नहीं कह पाता, और उसके हाथ में कुछ भी नहीं होता और वो बारिश में भीगता हुआ अपने होटल की तरफ वापस इस तरह जा रहा होता है जैसे कि एक आदमी जाता है जो कि खाली हाथ होता। ये बेसिकली वॉर की स्टोरी थी। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप वो पूछें। नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। दोस्तों के साथ ये वीडियो लाजमी शेयर करें। ऐसी वीडियोस मैं अपलोड करती रहती हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगली वीडियो तक के लिए ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।